इस फ़ोन में 3 GB रैम है। ये फ़ोन 3 GB रैम है तो हल्का चलेगा, ये 6 GB रैम है तो ये फास्ट चलेगा। इसकी रैम ज़्यादा अच्छी है, LPDDR4X है। इसकी रैम LPDDR3 है तो ये थोड़ा स्लो फील होगा। तो ये सारे टर्म्स आपके माइंड में कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा करते होंगे और आपके माइंड में भी आता होगा कि यार ये रैम आखिर है क्या चीज़ और इसका काम क्या है, इसका मोबाइल में क्या यूज़ है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपके सामने ज़रा सा भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट करिएगा वीडियो को देखने के बाद। हालांकि इतनी कोशिश की है मैंने कि वीडियो को कंप्लीट अगर आप देख लेंगे तो आपके मन में, आपके दिमाग में रैम के लिए कोई भी डाउट नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो इस वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ रैम के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी क्या हुआ कि 10 मिनट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद मैंने चेक किया अपनी ऑडियो, तो मुझे पता लगा कि ऑडियो तो बिल्कुल इसमें है ही नहीं। तो भाई एकदम मूड ख़राब हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से एक वीडियो बनती है, उसके बाद मैं दोबारा ही शूट कर रहा हूँ तो शायद ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं रैम की। नॉर्मली आप क्लास 3rd 4th 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, एक होती है रैम, एक होती है रोम। तो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस यहाँ पे हमारा काम ख़त्म। और एक और था कि हाँ, रैम जो होती है वो होती है वोलेटाइल मेमोरी। तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं बचपन से, बट आज उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने का जो मौका है वो मुझे मिला है। वोलेटाइल मतलब जो कि उड़ जाए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि क्यों कहते हैं इसे वोलेटाइल मेमोरी, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम समझ लेते हैं कि रैम का काम क्या है, रैम का काम क्या है फ़ोन के अंदर, और ये रैम जो होती है ये आखिर किस काम को अच्छे से करती है। बेसिकली रैम आप समझ सकते हैं, मेरी ये डेस्क है, इसको हम रैम कह सकते हैं। और ये पूरा कमरा है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, इसे आप पूरी स्टोरेज कह सकते हैं। और मैं हूँ एक CPU, तो मुझे ज़रूरत है आपको डिस्प्ले करने के लिए कुछ चीज़ों की। आप कोई ऐप वगैरह निकालते हैं, कोई फाइल खोलते हैं, और तो वो उस चीज़ को मैं यहाँ लाके इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ जब आपको ज़रूरत पड़े। बट जब आपको ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको रिमूव कर देते हैं अपने रिसेंट ऐप से, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस खाली हो जाती है। अब मान लीजिए आपको 10 चीज़ों की ज़रूरत है तो 10 की 10 चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी। और इस डेस्क की जो, इस रैम की जो लिमिट है वो भी 10 फाइल्स ही है। तो इसके बाद ये पूरी फुल हो जाएगी। और अगर फिर भी कुछ आप देखना चाहते हैं तो मुझे एक और फाइल उठानी पड़ेगी और वो यहाँ रखनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर कोई जगह नहीं है। देन मेरा माइंड ख़राब हो जाएगा और ये पूरा जो सिस्टम है ये हैंग सा हो जाएगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो रैम है वो आपकी रिसेंट ऐप्स जो आप रियल टाइम में यूज़ कर रहे हैं। इस टाइम मान लीजिए आपने फेसबुक भी खोल रखी है, व्हाट्सएप भी खोल रखा है, PUBG भी चला रहे हैं आप, और इसके बाद आप एक दो काम और कर रहे हैं। आपका OS होता है वो भी आपके रैम में रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा रैम भरी हुई होती है उसके अंदर। तो इसलिए थोड़ी सी बहुत जगह जो खाली होती है उसमें आपकी जो रिसेंट ऐप्स वगैरह हैं वो सब मैनेज की जाती हैं CPU के द्वारा। तो ये जो रैम है ये बेसिकली आपके जो रिसेंट ऐप्स है उनको ही मैनेज करने का काम करता है। मान लीजिए आपको ज़रूरत है केवल 2 GB की जो रैम है उसकी, और आपके पास 3 GB की रैम है आपके फ़ोन के अंदर, तो आपको फ़ोन स्लो फील नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 3 GB की रैम वाला जो फ़ोन है वो स्लो फील होगा और 6 GB वाला फास्ट चलेगा। ये डिपेंड करता है आपकी अपने नीड्स पर। मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आप एक हैवी यूज़र नहीं हैं, आप गेम नहीं खेलते, आप नॉर्मली इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर यूज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ आपको काम नहीं है, तो आपका जो काम है वो 2 GB की रैम में, 3 GB की रैम में भी चल सकता है। तो आपको ज़्यादा रैम लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, काइनमास्टर में एडिटिंग वगैरह करते हैं और आप अपने मोबाइल को एज अ हैवी वर्क यूज़ करते हैं, देन आपको मिनिमम 6 GB की रैम होनी चाहिए, जो आपके वर्क पे डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मली बात करें आज के टाइम में, तो क्योंकि ऐप साइज़ वगैरह टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, अपडेट के बाद अपडेट आती रहती है। अब 5-6 साल से आप भी फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, फिलहाल मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने भी देखा है कि जो फेसबुक वगैरह थे पहले 50 MB की हुआ करती थी, और आज जब मैं अपने अंदर जाकर देखता हूँ तो उसका ही डाटा मेरे पास 350 MB, 450 MB इतना कलेक्ट हो चुका होता है। तो टाइम टू टाइम आपकी रैम है वो ज़्यादा कंज्यूम होती रहती है, क्योंकि 4 GB की रैम एक नॉर्मल यूज़र के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो नॉर्मली यूज़ तो वो वही कर पाता है। 3 GB या 2.5 GB का वो नॉर्मल यूज़ कर पाएगा, बट 1 GB की रैम आपकी खाली रहेगी तो आपका फ़ोन थोड़ा सा हैंग वैंग नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा डेस्क पे जगह होगी तो आप आराम से फ्री माइंड होकर काम कर सकते हैं। और अगर पूरी डेस्क की भर जाएगी तो आपका जो माइंड है वो ख़राब हो सकता है, मतलब CPU हैंग हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आगे हुए रैम क्या होती है। बेसिकली रैम का जो प्राइस वगैरह है वो भी हम बात करें, डिस्कस करें,
तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि 3 GB की रैम प्लस 32 GB का जो फ़ोन है वो 7,000 रुपये का है, और जैसे ही उसमें 1 GB रैम बढ़ जाती है और 32 GB इंटरनल बढ़ जाती है, उसका प्राइस 1000 रुपीज़ जंप हो जाता है। तो ये सारे निष्कर्ष देखने के बाद जैसे आप 4+64 से 6+128 पे जंप करते हैं, देन वहाँ पर आपकी जो प्राइस है वो पूरी 2000 रुपीज़ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 1 GB की रैम लगभग आपको 500 रुपये की दी जाती है, और 32 GB की इंटरनल भी आपको 500 रुपये की दी जाती है स्मार्टफोन कंपनीज़ के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल हमारा मेमोरी होती है, नॉर्मल जो आपकी स्टोरेज होती है, उससे कितनी ज़्यादा महंगी होती है आपकी रैम। और वो इसलिए होती है क्योंकि ये स्पेशली डेडिकेटेड होती है फास्ट प्रोसेसर के लिए, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, ताकि जो आपका डाटा का ट्रांसमिशन है, डाटा का ट्रांसफ़र है, काफ़ी फास्ट तरीके से हो सके। इसीलिए ताकि आपको बिल्कुल भी हैंग फील ना हो मोबाइल, आपको बिल्कुल भी स्लो परफॉर्मेंस अपने मोबाइल के अंदर ना लगे। तो यहाँ पर ये टाइम टू टाइम डिपेंड करती है कि इस समय कौन सा ज़माना चल रहा है। इस समय LPDDR5 है जो सबसे ज़्यादा अच्छी है, एकदम फ्लैगशिप लेवल की जो रैम है वो है। अगर हम यही बात करते हैं आज से 1 साल पहले, तो LPDDR4 या फिर LPDDR4X एक ऐसी रैम थी जो फ्लैगशिप लेवल की रैम थी, बट अभी इस समय LPDDR5 आ चुकी है। और आने वाले टाइम में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे लगभग 1-2 साल बाद, तो शायद आपको लगे कि अब तो LPDDR7 आ चुका है, LPDDR6 आ चुका है, तो LPDDR5 तो आपके सामने बहुत स्लो है। तो फिलहाल इस समय LPDDR5 है जो लेटेस्ट है और आपको सबसे ज़्यादा तेज़ देखने के लिए मिलती है। अब फास्टेस्ट है वो क्या डिपेंड करते हैं किन चीज़ों पर, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर रैम के टाइप के बारे में और कौन सी रैम कितनी अच्छी होती है। रैम के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, और जो स्टैटिक रैम है उसको नॉर्मली स्मार्टफोन्स में यूज़ नहीं किया जाता है। जो डी रैम है उसको मोस्टली स्मार्टफोन यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है और उसकी जो स्टोरेज डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है डी रैम की एस रैम के कंपैरिजन में। जबकि हम बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंट की, तो एस रैम ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, बट डी रैम ज़्यादा पावर कंजम्पशन लेती है। बट फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर आपको जो स्टोरेज डेंसिटी है और आपको जो सस्ती है वो डी रैम पड़ती है, इसलिए डी रैम को प्रीफर किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि ये इतनी सस्ती क्यों है और यहाँ पर इतना पावर कंजप्शन कम क्यों होता है? वो होता है बेसिकली इनकी डिज़ाइन के ऊपर। जो एस रैम है वो 6 मॉसफेट का यूज़ करती है, 6 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करती है अपने एक मेमोरी सेल को बनाने में। यानी 1 बिट डाटा को सेव कर रहे हैं अपनी मेमोरी में, तो आपको जो उनका ट्रांजिस्टर है मेमोरी के अंदर, वहाँ पर पूरे 6 मॉसफेट यूज़ हो रहे हैं एक मेमोरी सेल को यूज़ करने के लिए और 1 बिट डाटा को सेव करने के लिए। यही काम जो डी रैम है वहाँ पर केवल 2 में हो जाता है, वहाँ पर एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर चाहिए होता है और 2 सेल में इनका काम खत्म हो जाता है। नॉर्मली एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिल करके आपका एक मेमोरी सेल तैयार हो जाता है और आपका जो 1 बिट डाटा है वहाँ पर सेव हो जाता है। तो कंपोनेंट यहाँ पर कम लग रहे हैं, और जब कंपोनेंट कम लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बनाने में खर्चा है वो भी यहाँ पर कम ही आएगा। तो इसीलिए डी रैम सस्ती होती है, वो काफ़ी अच्छी जो डेंसिटी है, स्टोरेज डेंसिटी वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि वहाँ पर 6 मॉसफेट 6 जगह में एक चीज़ सेव हो रही है और यहाँ पर केवल 2 चीज़ों में 2 ब्लॉक के अंदर एक चीज़ सेव हो रही है, सेम चीज़। तो डेंसिटी जाहिर सी बात है आपको डी रैम में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी और इसीलिए इसको प्रीफर किया जाता है। तो रैम क्या होती है? बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट है जहाँ पर बहुत सारे मॉसफेट्स यूज़ हुए हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए हैं, बहुत सारे सेमीकंडक्टर यूज़ हुए हैं, जो कि जिनकी संख्या मिलियंस में है, और उसके अंदर ही आपका जो डाटा है वो सेव होता है, वही ट्रांसफ़र होता है और वहीं से आपका जो डाटा है वो ट्रांसमिट किया जाता है। जो डी रैम है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस। तो ये कुछ ज़्यादा ही डीप हो जाएगा और ये हम फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल डीप दुनिया में, जहां पर मॉसफेट वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा। और अगर आप बीटेक कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीटेक कर चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इन सब के बारे में मुझे पता है। बाकी आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे भी इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल टर्म्स उसके अंदर यूज़ होंगे, तो वहाँ पर थोड़े से आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। बट अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो डेडिकेटेड एक टेक्निकल टर्म्स में भी आपके लिए आ जाएगी कि क्यों ये इतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और क्यों इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और क्यों यहाँ पर इतने 2 और वहाँ पर 6 सेल्स यूज़ हो रहे हैं, इसके बारे में भी एक्सप्लेन मैं कर दूँगा। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली ये होता क्या है, तो एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट ही है, जहाँ पर आपको जो रिसेंट ऐप्स हैं उनको मैनेज करने में आपके फ़ोन को हेल्प करती है। और आजकल के नॉर्मल डेज़ के हिसाब से 4 GB की रैम आपके लिए ठीक है, और आप हैवी यूज़र हैं तो मिनिमम 6 GB की रैम आपके पास होनी चाहिए। तो ये था आज की वीडियो का कंक्लूजन। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि LPDDR1 2 3 4 5 क्या हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और ये आपको कैसे फास्ट और कितना फास्ट देखने के लिए मिलते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।